तो भाई मार्वल ने इस बार बॉम्ब फोड़ दिया है एंड अब तुम घर जा सकते हो। एंड सच बताऊं तो कल कॉमिक कॉन शुरू होने से पहले मैं भी ऑलमोस्ट यही सोच रहा था। पिछले कुछ सालों में मार्वल ने जितनी मिक्स्ड मूवीज और शोज हमें दिए हैं, उसके बाद ऑनेस्टली एक्साइटमेंट उतनी नहीं बचती जितनी इन्फिनिटी सागा के टाइम पे हुआ करती थी। हर कॉमिक कॉन पे हम लोग एक्सपेक्टेशन लेकर बैठते थे कि आज कुछ बड़ा अनाउंस होगा, लेकिन या तो अनाउंसमेंट एवरेज निकलती थी या फिर सिर्फ फ्यूचर प्रोजेक्ट के लोगोस ही हमें देखने को मिलते थे। लेकिन इस बार कहानी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सिर्फ एक पैनल में मार्वल ने गोस्ट राइडर अनाउंस कर दी, ब्लैक पैंथर 3 ऑफिशियली रिवील कर दी एंड स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नई फुटेज भी दिखा दी। और सबसे बड़ी बात है कि अवेंजर्स डूम्सडे की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाकर पूरे हॉल एज को हिला दिया। और जो डॉक्टर डूम की डिस्क्रिप्शन बाहर आई है, भाई वो अगर ट्रेलर में यूट्यूब पर रिलीज होती तो इंटरनेट सच में ब्रेक हो जाता। तो आज हम एक एक अनाउंसमेंट को डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि मार्वल का फ्यूचर प्लान क्या है, और एंड में बात करने वाले हैं उस डूम्सडे फुटेज की जहां डॉक्टर डूम ने सिर्फ 2 उंगलियों से थॉर को रोक दिया। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली अनाउंसमेंट पूरे एमसीयू का फ्यूचर चेंज कर सकती है। तो देखो, इनकेस तुम लोगों को नहीं पता, तो कल सैन डिएगो कॉमिक कॉन के हॉल एच में मार्वल स्टूडियोज का ऑफिशियल पैनल हुआ। और अगर तुम कॉमिक कॉन को फॉलो करते हो तो तुम्हें पता ही होगा कि हॉल एच मार्वल के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है। ये वही स्टेज है जहां मार्वल ने इन्फिनिटी वॉर अनाउंस की थी। ये वही स्टेज है जहां अवेंजर्स डूम्सडे के प्लान रिवील हुए थे। और लास्ट टाइम जब केविन फाइगी इस स्टेज पर आए थे, तब उन्होंने एक ही साथ रॉबर्ट डाउनी जूनियर को डॉक्टर डूम के रूप में रिवील करके पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। इसलिए इस साल एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी स्काई हाई थी, और पैनल की शुरुआत भी मार्वल ने एक्जैक्टली वैसे ही की जैसे फैंस देखना चाहते थे। तो भाई लाइट्स ऑफ होती, स्क्रीन ऑन हो जाती है और सबसे पहले निक फ्यूरी की आवाज हमें सुनाई देती है, जहां पे वो कहता है कि देयर वाज एन आइडिया। बस इतनी सी लाइन सुनते ही हॉल एच में चीयरिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद एक इमोशनल मोन्टेज चलना शुरू होता है। सबसे पहले उसमें हमें अपने ओजी अवेंजर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो, हॉकाई और हल्क एंड इन्फिनिटी सागा के आइकॉनिक मोमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड फिर धीरे धीरे मॉन्टेज मल्टीवर्स सागा की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें स्पाइडरमैन नो वे होम, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और फिर अचानक स्क्रीन पर टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन दिखाया जाता है। एंड ऑनेस्टली यार, मुझे भी समझ नहीं आया कि उस स्पेसिफिक पॉइंट पर टोबी मैगवायर को क्यों दिखाया गया, लेकिन ऑडियंस का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि मार्वल जानता था कि किस बटन को प्रेस करना है। एंड उसके बाद एक्समैन की क्लिप चलती हैं, जिसमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, साइक्लॉप्स, मिस्टिक और फाइनली वुल्वरीन स्क्रीन पर आता है। कैमरा उसके फेस पर जूम करता है और वो सिर्फ एक लाइन बोलता है, लेट्स फकिंग गो। एंड उसके बाद पूरा हॉल लिटरली चीयर से गूंज उठता है। और इसी मोमेंट पर स्टेज पर एंट्री होती है केविन फाइगी की। केविन फाइगी स्टेज पर आते हैं और एक इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार हमारा फोकस डिज्नी प्लस शोज पर नहीं बल्कि मूवीज पर होगा। और ऑनेस्टली ये लाइन सुनते ही मुझे लगा कि मार्वल फाइनली समझ चुका है कि पिछले कुछ सालों में प्रॉब्लम क्या थी। एक टाइम था जब हर साल 3 से 4 मूवीज और 5 या 6 शोज आ जाते थे। कंटेंट इतना ज्यादा हो गया था कि एक्साइटमेंट कम होने लगी थी। ऑडियंस को लगने लगा था कि हर चीज को देखना कंपलसरी है, और इसी वजह से क्वालिटी भी इम्पैक्ट हुई। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है। डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच मार्वल इंटेंशनली कम प्रोजेक्ट रिलीज कर रहा है, और जितने प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनके स्केल और क्वालिटी पर क्लियरली ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ऑनेस्टली कल के पैनल की हर अनाउंसमेंट देखकर मुझे भी यही फीलिंग आई कि मार्वल क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चेंज कर रहा है, और पैनल की पहली अनाउंसमेंट ने ही प्रूव कर दिया। मार्वल ने ऑफिशियली अनाउंस किया अवेंजर्स एंड गेम एनकोर, जो 25 सितंबर को अवेंजर्स एंड गेम दोबारा थिएटर में रिलीज होने वाली है। लेकिन ये सिर्फ एक नॉर्मल री रिलीज नहीं होगी, इसीलिए मार्वल ने एक स्पेशल ट्रेलर भी दिखाया। और ट्रेलर की ओपनिंग ऑब्वियसली पोर्टल सीन से होती है, जहां अपने डॉक्टर स्ट्रेंज पोर्टल्स ओपन करते हैं। सेविल्सन की हमें आवाज आती है जो कहता है कि ऑन योर लेफ्ट। एंड उसके बाद एक एक करके सारे हीरोज बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन, डॉक्टर स्ट्रेंज, गार्डियंस एंड बाकी सब। एंड ऑनेस्टली आज भी वो सीन देखकर गूज़बम्स आ जाते हैं। कॉलेज में लोग खड़े होकर चीयर कर रहे थे, लेकिन असली सरप्राइज ट्रेलर के एंड में आया। मार्वल ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अवेंजर्स एंड गेम एनकोर के साथ अवेंजर्स डूम्सडे की एक्सक्लूसिव फुटेज अटैच होगी। यानी अगर तुम थिएटर जाते हो तभी तुम ऑफिशियली अवेंजर्स डूम्सडे की पहली एक्सटेंडेड फुटेज देख पाओगे। और मुझे पर्सनली ये स्टडी काफी ज्यादा स्मार्ट लगी, क्योंकि एंड गेम ऑलरेडी मार्वल की सबसे बिगेस्ट मूवी है,
उसके साथ डूम्सडे की एक्सक्लूसिव फुटेज अटैच कर दोगे तो मिलियंस ऑफ फैंस सिर्फ उस फुटेज को देखने के लिए टिकट खरीद लेंगे। एंड एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पिछले स्टूडियोज टीजर अटैच करके ऑडियंस को थिएटर खींचते थे। एंड ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये सिर्फ बिगिनिंग है। मार्वल क्लियरली डूम्सडे को अपनी नेक्स्ट एंड गेम बनाना चाहता है। एंड पैनल की बाकी अनाउंसमेंट ऐसी ही हैं तो शायद वो ये अचीव भी कर ले। लेकिन एंड गेम एनकोर के बाद स्टेज पर जिस इंसान की एंट्री हुई उसको देखकर ऑडियंस और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, जो था जॉन वरेंथल। और जॉन वरेंथल स्टेज पर आया तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की बात होने वाली है। मार्वल ने यहाँ मूवी का कोई भी फुल ट्रेलर रिलीज नहीं किया, लेकिन ऑडियंस को कुछ एक्सक्लूसिव एडिशनल फुटेज जरूर दिखाई। और ऑनेस्टली मैंने उस फुटेज के बारे में ज्यादा डिटेल में इंटेंशनली नहीं पढ़ा। रीजन सिंपल है कि मैं स्पाइडरमैन को जितना पॉसिबल हो सके थिएटर में फ्रेश एक्सपीरियंस के साथ देखना चाहता हूँ। लेकिन जो डिस्क्रिप्शन बाहर आई है उससे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स कंफर्म होती हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि स्पाइडरमैन और हल्क की जो फाइट हो हमने टीजर में देखी है वो सिर्फ कुछ सेकंड की ही नहीं होगी, बल्कि मार्वल ने उस सीक्वेंस को काफी ज्यादा एक्सपेंड भी किया है। एंड सिर्फ एक्शन ही नहीं बल्कि स्पाइडरमैन और हल्क के बीच कॉन्वर्सेशन भी हमें सुनने को मिल सकती है। और इसी सीक्वेंस में पनिशर भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हल्क हमें कौन सा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अगर ये स्मार्ट हल्क है तो उसका बात करना कम्प्लीटली नॉर्मल है। लेकिन अगर ये सैवेज हल्क हुआ तो फिर वो इतनी कामली डायलॉग कैसे बोल रहा है? क्या ब्रूस बैनर ने फिर से हल्क पर कंट्रोल लूज कर दिया है, या फिर मार्वल कोई तीसरा वर्जन इंट्रोड्यूस करने वाली है जहां हल्क फिजिकली सैवेज है लेकिन उसका इंटेलिजेंस वापस आ चुका है? एंड ऑनेस्टली ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका आंसर हमें मूवी रिलीज होने के बाद ही मिलने वाला है। और शायद इसी वजह से मार्वल भी ज्यादा स्पॉयलर्स रिवील नहीं करने वाला। एक और चीज जिसने मेरा अटेंशन काफी ज्यादा ग्रैब किया वो था पनिशर। एंड हम पहले ही ये चीज तो जानते थे कि जॉन बरेंथल मूवी का हिस्सा होने वाला है, लेकिन अब लग रहा है कि उसका रोल सिर्फ कैमियो तक लिमिटेड नहीं होगा। अगर वो स्पाइडरमैन और हल्क के सीक्वेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो इसका मतलब हो सकता है कि मार्वल उस कैरेक्टर को फ्यूचर स्ट्रीट लेवल स्टोरीज के लिए प्रॉपरली बिल्ड कर रहा है। एंड ऑनेस्टली यार स्पाइडरमैन, डेयरडेविल और पनिशर ये तीनों एक ही मूवी में देखना ऑलरेडी ड्रीम कॉम्बिनेशन लग रहा है। स्पाइडरमैन के बाद मार्वल ने वो अनाउंसमेंट कर दी जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, जो थी द ब्लैक पैंथर 3। एंड यस गाइस, ब्लैक पैंथर 3 इज ऑफिशियली हैपनिंग। एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट्स तो काफी पहले से आ रही थी, लेकिन अब केविन फाइगी ने ऑफिशियली चीज कंफर्म कर दिया है कि मूवी प्रोडक्शन में है। और अनाउंसमेंट के साथ ही एक बहुत बड़ा भी रिवील हुआ। तुम लोगों को याद ही होगा कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के एंडिंग सीन में नाकिया एक छोटे से बच्चे को हमें इंट्रोड्यूस करती है और वो कहती है कि ये तिचाला का बेटा है। उस वक्त वो सिर्फ एक बच्चा था, लेकिन ब्लैक पैंथर 3 में वही कैरेक्टर फाइनली ब्लैक पैंथर 3 का मेंटर लेने वाला है। एंड उस रोल के लिए कास्ट किया गया है डेविड जॉनसन को। एंड अगर तुमने एलियन रोमुलस देखी है तो तुम लोग ऑलरेडी जानते ही होगे कि डेविड जॉनसन कितना टैलेंटेड एक्टर है। उसने उस फिल्म में ऑनेस्टली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, इसलिए कास्टिंग को लेकर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रेशर जरूर है उसके लिए, और वो है चैडविक बोजमैन की लेगेसी। क्योंकि टिचाला सिर्फ एक सुपर हीरो नहीं था, वो मार्वल का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर में से एक है। और उस लेगेसी को कंटिन्यू करना किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं जेन्युइनली होप करता हूँ कि मार्वल इस कैरेक्टर के साथ पूरा जस्टिस करे, क्योंकि टिचाला की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी तो उसका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हुआ है। अब यहाँ पे मुझे पता है कि तुम लोग कमेंट में ये चीज जरूर बताओगे कि वकांडा फॉरएवर में तो वो बच्चा था, बट इतनी जल्दी वो एडल्ट कैसे हो गया? अब देखो, इसका आंसर काफी ज्यादा सिंपल है। देखो, हमें रियल लाइफ और एमसीयू टाइमलाइन को अलग अलग देखना पड़ेगा। तुमको याद ही होगा कि वकांडा फॉरएवर की जो स्टोरी है वो अप्रोक्सीमेटली 2025 के अराउंड सेट थी। उसके बाद जो अवेंजर्स डूम्सडे है वो 2028 में सेट होने वाली है। मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हमें 3 साल का गैप देखने को मिलने वाला है। और उसके बाद सीक्रेट वॉर्स भी आएगी। और अगर मार्वल कॉमिक्स के क्लोज आया तो सीक्रेट वॉर्स के बाद एक बड़ा टाइम जंप ऑलमोस्ट हमें गारंटेड है। कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि 5 साल का टाइम जंप हमें देखने को मिल सकता है, एंड कुछ बताती हैं 8 साल का। एंड अगर 8 साल का जंप हुआ तो टोटल मिलाकर एमसीयू टाइमलाइन काफी साल पास हो चुके होंगे, और तब तक टिचाला जूनियर इजीली यंग एडल्ट बन सकता है। एंड इसीलिए मुझे पर्सनली लगता है इस कास्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं है, टाइमलाइन के हिसाब से काफी ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन ब्लैक पैंथर 3 की सबसे शॉकिंग अनाउंसमेंट कास्टिंग नहीं थी, वो थी 70mm आईमैक्स फिल्म। रायन कोगलर ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि ब्लैक पैंथर 3 को एक्चुअल फिल्म पर स्टॉक पर शूट किया जाएगा।
सिर्फ IMAX सर्टिफाइड डिजिटल कैमरास पर ही नहीं, एक्चुअल 70 mm फिल्म पर। और ये मार्वल स्टूडियोज की हिस्ट्री में पहली बार होगा। और ये बहुत बड़ा डिसीजन है क्योंकि फिल्म पर शूट करना डिजिटल से काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है, प्रोसेस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है, लेकिन फाइनल विजुअल क्वालिटी उसका कोई भी कंपैरिजन नहीं कर सकता। एंड एग्जैक्टली इसी वजह से क्रिस्टोफर नोलन और कुछ ही डायरेक्टर्स हैं जो आज भी फिल्म यूज करते हैं। और जब मार्वल जैसे स्टूडियो इतना बड़ा डिसीजन लेता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो ऑडियंस को थिएटर एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, सिर्फ कंटेंट ही नहीं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मार्वल को ये स्टेप काफी पहले लेना चाहिए था। पिछले कुछ सालों में VFX और रस्ट प्रोडक्शन को लेकर स्टूडियो को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है, लेकिन अब लग रहा है कि मार्वल उस क्रिटिसिज्म से सीख रहा है। कम मूवीज लेकिन हर मूवी प्रीमियम फील होनी चाहिए। और अगर ब्लैक पैंथर 3 वैसे ही दिखती है जैसे रायन कुगलर इमेजिन कर रहे हैं, तो विजुअली ये मार्वल की सबसे ब्यूटीफुल फिल्म में से एक बन सकती है। स्टेज पर रायन कुगलर के साथ लतीफिया राइट और विंस्टन ड्यूक भी मौजूद थे, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज कंफर्म हुई कि रायन कुगलर ने दोबारा हिंट किया कि डांजेल वॉशिंगटन के लिए स्पेशली एक रोल लिखा जा रहा है। एंड अब या वो विलेन होगा, मेंटोर होगा या वकांडा का कोई लेजेंडरी कैरेक्टर, इस बात की अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर डांजेल वॉशिंगटन ऑफिशियली एमसीयू ज्वाइन करते हैं तो भाई तुम लोग विश्वास करो, ब्लैक पैंथर 3 की हाइप और भी नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। और मूवी की रिलीज डेट भी ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई है, जो है 15 दिसंबर 2028। एंड ये चीज नोटिस करना है यहाँ पे कि मार्वल ने फिर से क्रिसमस स्लॉट ही चूज किया है। एंड एग्जैक्टली ये वही स्लॉट है जहां अवेंजर्स ट्रिलॉजी और सीक्रेट वॉर्स जैसे बड़े प्रोजेक्ट रिलीज होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। मार्वल क्लियरली क्रिसमस को अपना बिगेस्ट थिएट्रिकल विंडो बनाना चाहता है। एंड हो सकता है फ्यूचर में ऑलमोस्ट हर साल इसी पीरियड पे एक मेजर मार्वल इवेंट फिल्म देखने को मिल जाए। एंड ऑनेस्टली ब्लैक पैंथर 3 को जिस ट्रीटमेंट के साथ प्रेजेंट किया गया है, उससे एक बात तो क्लियर है कि मार्वल इस मूवी को सिर्फ सीक्वल नहीं, अपना नेक्स्ट एरा का पिलर की तरह देख रही है। एंड भाई देखो, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो ये मेरा पहला पार्ट होगा। सेकंड पार्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना द हैरी शो। मिलते हैं अगले पार्ट में।